हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैयारी वर्ल्ड। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम भूगोल विषय में सामान्य अध्ययन के इस सेक्शन में हम अध्ययन कर रहे हैं भूगोल का। भूगोल में हमने एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत किया था। किसका? एस्ट्रोनॉमी का मतलब खगोल विज्ञान। इसमें हमने सीखा क्या? यूनिवर्स में पृथ्वी का क्या स्थान है। ठीक है। यूनिवर्स यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सियां, गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ। यहाँ तक आपने सीखा था, यहाँ तक भी जाना था कि अर्थ जो है आपका एक अनोखा ग्रह है, क्योंकि इस पर जीवधारी पाए जाते हैं। और जाहिर सी बात है, आपका जो भूगोल है पूरा संबंधित है किसके? आपके पृथ्वी से। तो आज से हम पृथ्वी के बारे में ही अध्ययन करना शुरू करने वाले हैं। पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने की बात कर रहे हैं तो कुछ छोटी मोटी चीजें आपने बचपन से ही सीखा होगा। चर्चा करते हैं वहीं से, आपने क्या सीखा है, चेक हो जाएगा आज। आपने पृथ्वी का नाम छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि पृथ्वी की आकृति की बात जब आती है, इसके आकृति की जब बात आती है तो आकृति से पहले एक चीज और रिवीजन कर लेते हैं। पृथ्वी का स्थान क्या है सूर्य से? अगर हम क्रम की बात करें, सूर्य से दूरी के क्रम की बात करें तो यह तीसरा है। तीसरा। साइज की बात करा था हमने तो क्या था? पांचवा। घनत्व की बात किया था, घनत्व इसका क्या था? 5.5। इसके रोटेशनल की पीरियड की बात किया था तो 365 से ही 1/4 दिन। बाकी आगे डिस्कस कर रहे हैं हम, आगे जो भी चीजें देखिएगा। जब इसकी आकृति की बात आती है तो मन में एक शेप उभर कर आता है। कोई कहता है यह नारंगी के समान है, कोई कहता है यह शुद्ध गोल है, कोई कहता है ये संतरे के समान है। पर ऐसा है नहीं। छोटी कक्षाओं में इसको संतरे के समान इसलिए किया जाता है, गोले के समान इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर इसकी स्पेसिफिक कंडीशन को बताया जाए तो शायद उसको समझने में कठिनाई होगी। वहां भी बताना जो था वो गलत नहीं था। तो आज हम एक्चुअल जो इसकी पृथ्वी की साइज होती है, आकृति होती है, उसकी आकृति कैसी होती है, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आपने अभी तक पढ़ा है पृथ्वी की आकृति जो है वह नारंगी के समान होती है, गोल होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? पृथ्वी की अपनी एक अलग आकृति है जिसका नाम होता है जियोइड। जियोइड पृथ्वी की एक आकृति है। इसे हिंदी में भूभाग भी कहते हैं, भूभाग कहते हैं, पृथ्व्याकार भी कहते हैं, पृथ्व्याकार। तो इतने कंफ्यूजन नाम को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहां से केवल जानते रहिए जियोइड यानी पृथ्वी की अपनी एक विशेष आकृति है जिसे हम कहते हैं जियोइड। ये जियोइड है क्यों? नारंगी का अगर हम शेप की बात करें तो नारंगी कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे हल्का सा कुछ उभरा हुआ होता है ना? यहाँ पे कुछ हल्का सा उभरा हुआ होता है। शुद्ध गोल की बात करें, पृथ्वी शुद्ध गोल भी नहीं है। अगर पृथ्वी शुद्ध गोल होती तो यहाँ पर जो क्लाइमेटिक सिचुएशन बनती है, दिन और रात होते हैं, मौसम बदलते हैं, जलवायु धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है, जिसमें पृथ्वी का भी एक रोल होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है। कैसे होता है हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन अगर इसके शेप की हम बात करें, इसकी आकृति की बात करें, अगर आकृति ऐसी होती तो शायद ये स्ट्रक्चर देखने को न मिलता। आगे आप समझेंगे ऐसा क्यों है। देखिएगा, हम बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी जो है ऊपर से फ्लैट है थोड़ी सी। रुक जाइए, इसको मिटा लेते हैं। अब आज से मन में से आप निकाल दीजिएगा, पृथ्वी की आकृति नारंगी के समान है, पृथ्वी की आकृति गोल है। पृथ्वी जो है यहां पर, ये अगर हम मान लीजिए पृथ्वी है, इसके बीचों बीच एक लाइन हम ड्रा करते हैं, ये काल्पनिक रेखा है, और एक लाइन यहां से ड्रा करते हैं। अगर हम पृथ्वी को मान लेते हैं ऐसी स्ट्रक्चर में है तो इस चीज को हम कहते हैं क्या है? ये है आपका भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? ये क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच खींची जा रही है, ये काल्पनिक रेखा है। इसी को कहते हैं हम 0 डिग्री विषुवत रेखा भी कहते हैं। अगर हम इसके दूरी की बात करें तो इसकी दूरी होती है
12,757 किलोमीटर। ठीक है, 12,757 किलोमीटर। अगर हम इस दूरी को मापें, हम इसको मानते हैं क्या, ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की अगर हम दूरी मापें तो यहां पे इसकी दूरी निकल कर आती है कितनी, इसकी दूरी यहां से निकल कर आती है 12,714 किलोमीटर। अब यहां से देख रहे हैं ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की दूरी कितना है, 12,714 किलोमीटर। यहां पे देख रहे हैं 12,757 किलोमीटर। जाहिर सी बात है जो भूमध्य रेखा की दूरी है, यानी आप कह सकते हैं जो बीचों बीच इसकी हम कह सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट कह सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट की अगर दूरी मापें तो 12,757 किलोमीटर है, जबकि नॉर्थ टू साउथ अगर इसकी दूरी मापें 12,714 किलोमीटर है। अगर हम 12,757 में से 12,714 को हम सब्सट्रैक्ट करें, घटाएं, तो यहां से मिलेगा कितना, 43। यानी इसके दोनों दूरियों को अगर हम घटाएं, इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 43 किलोमीटर। अब 43 किलोमीटर। अब आप इमेजिन करिए अगर इसके दूरियों में इतना डिफरेंस है, कितने का, 43 किलोमीटर का, तो ये कैसे शुद्ध गोल हो सकती है, ये गोल कैसे हो सकती है। नारंगी की बात करें, नारंगी भी कैसे हो सकती है। इसी विशेषताओं के कारण इस पृथ्वी का एक अलग से नाम ही दिया गया। इसके नाम को क्या कहा गया, जियोइड, जैसा अभी आपने चर्चा किया था, जियोइड। ठीक है, तो यहां पे इस स्ट्रक्चर को देखने पर क्या आपको प्राप्त हो रहा है, कि यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, कि यहां पर ये जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर पृथ्वी क्या है, फ्लैट है, यानी फ्लैट है। फ्लैट का मतलब सपाट है, अपेक्षाकृत सपाट है। देखिए बहुत ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, अपेक्षाकृत सपाट है। और यहां पर ईस्ट और वेस्ट की बात करें, यहां पर थोड़ा सा बल्ग है। बल्ग का मतलब उभार है, किसकी तुलना में, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जो डिस्टेंस है उसकी तुलना में यहां पर क्या है, थोड़ा सा उभार है। यहां से थोड़ा सा उभार है, मतलब पृथ्वी ऐसे थोड़ी सी उभरी हुई है और यहां पर थोड़ी सी ऐसी चपटी है, तो इसलिए इसका स्पेशल नाम दिया गया क्या, जियोइड। आपको कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की दूरी कितनी है, तो आप कैलकुलेट करेंगे 12,714 किलोमीटर, इसको याद रखें। अब याद करने के तरीके के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक छोटी सी ट्रिक, कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, ट्रिक अपने आप से बन जाती है, धीरे धीरे जान जाएंगे आप। यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, 12, इसमें भी है क्या, 12, दोनों में 12 कॉमन है। यहाँ पर क्या है, 7, 7 का दुगना कर दे रहे हैं, क्या है, 14। यहाँ पर क्या है, डिफरेंस आपको याद रखना है, डिफरेंस दोनों में कितना है, 43 किलोमीटर। अब 12 तो सब में कॉमन ही है, अब 43 आप लास्ट वाले में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 12,757, यानी इतना पार्ट इसमें भी कॉमन है, इतना पार्ट इसमें भी कॉमन है। लास्ट में यहाँ पे 7 है, 7 का दुगना कितना है, 14, ये याद रखना है, 43 जोड़ देंगे 57 हो जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे हम पृथ्वी के बारे में कुछ फैक्ट को समझ लेते हैं। आप उसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको सुविधा लगे। यहां तक आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए, पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे अक्षांश और देशांतर, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, पृथ्वी के बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए, पृथ्वी एक शुद्ध गोला नहीं है। अभी हमने आपको पहले बताया था पृथ्वी एक शुद्ध गोला नहीं है, न तो इसकी आकृति नारंगी के समान है और न तो दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार की इसकी आकृति नहीं है, बल्कि ये सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, उसका जो पथ होता है, मार्ग होता है, वह क्या है, दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार, इसकी आकृति दीर्घवृत्ताकार नहीं, बल्कि उसके चक्कर लगाने का पथ दीर्घवृत्ताकार है। इसको आगे आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी की आकृति लगभग क्या है, ऑब्लेट स्फेराइड। ठीक है,
जिसे कहते हैं हिंदी में क्या, गोला। गोला भी याद रखना आप। पृथ्वी की आकृति अपनी विशिष्ट आकृति है, इसके बारे में आपने बात पहले कर लिया था। क्या है, जियोइड। जियोइड का मतलब ही होता है अर्थ शेप, यानी पृथ्वी आकार, यानी पृथ्वी के आकार की। इसकी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। विशेषताओं की बात करने की बात आती है तो विशेषताएं इसकी क्या है, देखिए कोई भी ग्रह कम से कम 2 प्रकार की गतियां करता है। 2 प्रकार की गतियां करने के मतलब क्या है, जैसे हम मान लेते हैं ये पृथ्वी ही है, आपकी पृथ्वी है, यह पृथ्वी का नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव, और यह है आपका साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और यह आपका सन है यानी सूर्य। यह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने का पथ अभी हमने आपको बताया था कैसा है, एलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्ताकार। जब दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहे, इसकी डायरेक्शन की बात करें, इसकी डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जो चलती है। घड़ी की सुई कहाँ चलती है, ये 12 है, ये 6 है, 3 है और ये 9 है, ऐसे ही तो चलता है। ऐसे चलता था, ये ऐसे ना चल के कैसे चलती है, उल्टा। ठीक है, तो यहां पर ये जो है ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के साथ साथ ये अपना अक्ष, अगर हम इसको एक्सिस मान लें, ये पृथ्वी का अक्ष है, तो ये अक्ष के चारों तरफ भी, ये अक्ष हो गया, अक्ष के चारों तरफ भी ऐसे घूम रहा होता है, और इसके साथ साथ सूर्य के चारों तरफ भी ऐसे चक्कर लगा रही होती है। तो ये सभी ग्रहों की प्रकृति है, और इन चक्कर लगाने की जो प्रकृति होती है, इससे क्या डिफरेंस होता है, क्या परिवर्तन आता है, क्या इसका फायदा है, क्या नुकसान है, इसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो पृथ्वी की हम स्पेशल बात करेंगे, सारे ग्रहों की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर पृथ्वी की स्पेशल जो बात कर रहे हैं, इसमें 3 प्रकार की गतियां होती हैं। इसकी जो गतियां हैं 3 प्रकार की हैं। पहली गति की बात करें, पहला गति है क्या, रोटेशनल स्पीड यानी घूर्णन गति। अब घूर्णन गति की बात करते हैं, पहले से भी आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जानिए, और जानते भी होंगे तो और अच्छे से जानने की कोशिश करिए। घूर्णन गति की बात कर रहे हैं, घूर्णन का मतलब ही यही हुआ, अगर अपने अक्ष पर रहकर कोई भी वस्तु, कोई भी आर्टिकल अगर अपने एक स्थान पर रहकर अपने स्थान के उस केंद्रीय भाग के चारों तरफ घूम रही है, एक ही स्थान पर स्थिर होकर, उसे हम क्या कहेंगे, घूर्णन। एक एग्जांपल से समझिएगा, आपने झूला देखा होगा कि जैसे जो बीच में एक कील लगी होती है, इसके चारों तरफ जो नाच रहा होगा, या कुम्हार का चाक देखा होगा, सेंटर पे सेंटर है, सेंटर के ऊपर एक गोल सा पहिया होता है, और सेंटर के चारों तरफ वो नाच रहा होता है। सेंटर उसका स्थित होता है, एक ही जगह पर स्थिर होता है, और उसी पर वो नाच रहा होता है। इसी मोमेंट को, इसी मोशन को हम कहते हैं क्या, घूर्णन गति। अब यहाँ पर एक टर्म आया, जब अक्ष के चारों ओर, अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, उसे हम कहते हैं क्या, अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसे कहेंगे हम क्या, घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन या मोमेंट। ठीक है, अब अक्ष की बात करते हैं, तो अक्ष क्या होता है, अक्ष क्या होता है, पृथ्वी पर अभी हमने बात किया था 2 पोल हैं, एक क्या है नॉर्थ पोल, और दूसरा क्या है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, उसी को हम कहते हैं क्या, अक्ष। यही अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा है, तो पृथ्वी इसी के चारों तरफ मोमेंट करेगी, इसी चीज को हम क्या कहेंगे, एक्सिस। यानी ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो हिस्सा है, ये बीच में एक दूसरे से जो जोड़ने वाला रेखा है, इसी को हम क्या कहेंगे, एक्सिस यानी अक्ष। ठीक है, दूसरा मोमेंट होता है इसका रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण या परिभ्रमण। नाम से स्पष्ट है, परि परि का मतलब होता है चारों ओर, परि का मतलब चारों, चारों ओर। अब जाहिर सी बात है, चारों ओर की बात हो रही थी, किसके चारों ओर, आपके चारों ओर तो नहीं, किसके चारों ओर, सूर्य के। ये सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही कौन, पृथ्वी, ये आपका है अर्थ। तो ये जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने की प्रक्रिया है इसकी, यही क्या कहलाएगी, परिक्रमण या परिभ्रमण। सूर्य यहां पर है, इसके चारों तरफ मूवमेंट कर रही है एक निश्चित डायरेक्शन में, इसी को हम कहेंगे क्या, परिभ्रमण या परिक्रमण, अंग्रेजी में कहेंगे रिवोल्यूशन। तीसरी गति जो है प्रेसेशन, इसे कहते हैं
इसे कहते हैं पृथ्वी की शंक्वाकार गति। पृथ्वी की शंक्वाकार गति। अब ये शंक्वाकार गति है क्यों, समझिएगा। आपने बचपन में लट्टू नचाया होगा या लट्टू को नाचते हुए देखा होगा। अब जब लट्टू को नाचते हुए देखा होगा, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं ऐसा जो दिखा पाए आपको, अब समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये एक्सिस है अर्थ की एक्सिस है, जाहिर सी बात है अर्थ के एक्सिस पर ऐसे पृथ्वी मूवमेंट कर रहे हैं चारों तरफ, अपने अक्ष पर, अपने धुरी पर घूम रही है। अपने धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। कंडीशन ये बनती है जैसे लट्टू को नाचते, जैसे लट्टू का भी तो वही सिचुएशन है, बीचों बीच एक कील लगी होती है, उसी कील पर वो नाच रही होती है। लेकिन जब उसकी गति कम हो जाती है, उस पर एनर्जी कम हो जाती है, तो धीरे धीरे लट्टू नाचते नाचते ये गिरने की कंडीशन में आता है और एकाएक नहीं गिरता है। गिरने के लिए क्या होता है, ऐसे धीरे धीरे ऐसे नाचते नाचते ऐसे शंक्वाकार गति बनाते, एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, यानी गिरने से पहले ऐसी स्ट्रक्चर बनती है। जैसे यहाँ पर लट्टू यहाँ पर नाच रहा है, इसके लिए फिर ऐसे शंक्वाकार स्थिति बन जाएगी, ऐसे यहाँ पर जाके ऐसे नाचेगी। तो इसी गति को कहते हैं प्रेसेशन, यानी पृथ्वी की शंक्वाकार गति। और ये जो पृथ्वी की शंक्वाकार गति होती है, ये इतनी आसानी से कैलकुलेट नहीं हो पाती, नजर नहीं हो पाती है। इसकी एक गति पूरा होने में लगभग 26,000 साल लग जाते हैं। कितने? 26,000 ईयर। और जो ये 26,000 ईयर लगता है, इससे प्रभाव क्या होता है, जो क्लाइमेटिक चेंज है, जलवायु परिवर्तन में इसका एक बड़ा रोल होता है, इसकी एक भूमिका होती है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब बात ये आती है कि हम मोशन ऑफ अर्थ पढ़ रहे हैं, पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। पहली गति हमने पढ़ा घूर्णन। घूर्णन क्या? पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ जो घूमती है उसे कहते हैं घूर्णन। परिक्रमण या परिभ्रमण की बात करते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, एक चक्कर पूरा करने पर कहते हैं एक परिक्रमण या एक परिभ्रमण काल पूरा हो गया। तीसरी गति पृथ्वी की शंक्वाकार गति, आपने समझाया लट्टू के एग्जाम्पल से। अब ये जो गतियां हैं, इन गतियों से प्रभाव क्या पड़ता है, इन गतियों से हानि लाभ क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने से पहले एक सवाल पूछते हैं आपसे। आपने देखा ये मौसम चल रहा है बरसात का, बरसात के बाद ठंडी आएगी, फिर गर्मी आएगी, ये मौसम परिवर्तित होता रहता है। और आपके मन में सवाल आता होगा, ये मौसम क्यों परिवर्तित हो रहा है? ठीक है, ये संबंधित है इन्हीं गतियों से। कैसे संबंधित है, आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहली गति के बारे में हम बात करते हैं, रोटेशन। अभी आपने देखा था पृथ्वी के अपने अक्ष के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? अक्ष के चारों ओर की गति को कहते हैं रोटेशन। अक्ष क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं अक्ष। इसको आपने पढ़ ही लिया है। रोटेशनल स्पीड की बात कर लेते हैं, समझिएगा रोटेशनल स्पीड की। उसको समझने से पहले एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी आकृति तो आपने देखा, इसका क्या है? जियोइड है, गोलाकार। एक फैक्ट आपको याद रखना, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, कितना? 23.5 डिग्री। ठीक है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और इसी अक्ष पर झुके हुए कारण अगर हम इसको मान लें ऐसे, ये अगर हम मान लेते हैं अर्थ है, और ये मान लेते हैं क्या? इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। आगे आप समझेंगे, इसको आगे बताया जाएगा डिटेल में। इसी को कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। देखिए ये जो टर्म है बार बार प्रयोग किए जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि टर्म प्रयोग हो। इसका तीनों नाम है, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब यहां से देखेंगे, ये जो पृथ्वी है यहां पे झुकी हुई कितना? ये अगर नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। अगर ये देखें यहाँ पे, अगर इसको देखें, ये हॉरिजॉन्टल यही है। कहने का मतलब ये जो इसका मेन एक्सिस है, यहाँ से अगर हम मापेंगे तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई नजर आएगी। झुके हुए के कारण क्या होता है? झुके हुए के कारण क्या होता है? झुके हुए के कारण जो होता है, आपका जो परिवर्तन आता है दिन और रात होने का, मौसम में जो परिवर्तन होता है, ये पृथ्वी के इसी झुकाव के कारण होता है। देखिएगा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पीड की, रोटेशनल स्पीड की बात कर रहे हैं। तो ये 1690 किलोमीटर पर हावर होता है, कहां पर? विषुवत रेखा पर। यानी अगर यहां पर इसकी स्पीड को मापा जाए,
यानी जो इसके अक्ष पर, ये मान लीजिए इसका एक्सिस यही है, क्योंकि इसको मत समझिएगा एक्सिस, दूसरे कलर से हम कर दे रहे हैं, समझने में आपको आसानी होगा। ठीक है, ये इसका लंबवत सिरा है, इसको नहीं देखेंगे। पृथ्वी का मेन एक्सिस यही है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इसी अक्ष के चारों तरफ ये चक्कर लगाता है। अब यहाँ पे जो अक्ष के चारों तरफ चक्कर लगाता है, अगर इस चक्कर को 0 डिग्री यानी इसके अक्ष पर ही मापा जाए, उसकी स्पीड कितनी होती है? 0, क्योंकि यही तो पोल है, इस पर होता है इसका 0 डिग्री। दूसरे फिगर से समझिएगा बढ़िया से। ये अगर मान लेते हैं इसका सेंटर है, और ये मान लेते हैं इसका झुकाव है कितना, ये 60 डिग्री है, ये 0, ये 90 डिग्री होगा ना यहाँ पे, और ये होगा कितना? 0 डिग्री। यानी ऐसा कहिए कि इसको विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा है यानी 0 डिग्री। यहां पे मान लेते हैं 60 डिग्री, और ये है आपका पोल। ठीक है, तो इसकी स्पीड अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। कैसे मापते हैं हम? जब इसकी स्पीड मापेंगे, कौन सी स्पीड की बात हो रही है? घूर्णन गति की, यानी रोटेशनल स्पीड की। तो जो विषुवत रेखा पर इसकी रोटेशनल स्पीड होती है, यह होती है 1690 किलोमीटर km पर आवर्स। इस फैक्ट को याद रखिएगा। यानी पृथ्वी की जो रोटेशनल स्पीड होती है अलग अलग होती है। बात करेंगे हम कहाँ? विषुवत रेखा पर ये कितना होगा? 1690 किलोमीटर पर आवर्स। यही स्पीड की हम बात करेंगे 60 डिग्री अक्षांश पर, यानी 60 डिग्री लैटिट्यूड पर। यहाँ पर इसकी स्पीड जो है आधी हो जाती है, आधी होकर कितना हो जाएगी? 845 किलोमीटर पर आवर्स। आपको एक फैक्ट याद रखना है, विषुवत रेखा पर इसकी स्पीड होगी 1690 किलोमीटर पर आवर्स। जब 60 डिग्री से कहीं पे आपको पूछेगा, इसका आप आधा कर दिएगा, कितना होगा? 845। और इसी स्पीड को जब आपको पोल पे पूछा जाएगा, पोल पर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री अक्षांश, सॉरी 0 डिग्री। आगे बात कर लेते हैं। इसकी डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होता है, और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। आपने इसको पहले भी पढ़ा है। और इसकी अपनी धुरी पर घूमने में जो समय लगता है वो 24 आवर्स का लगता है। कितना? 24 आवर्स का लगता है, यानी 24 घंटे में अपनी धुरी पर वह एक चक्कर पूरा कर लेती है। इससे प्रभाव क्या पड़ता है? इसी के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। क्या? कई बार प्रश्न पूछा जाता है, दिन और रात होने के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? क्या है आपका? घूर्णन गति। ठीक है, अक्ष पर घूमने वाली गति। रिवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। रिवोल्यूशन, सूर्य के चारों ओर की जो गति है उसे कहते हैं क्या? रिवोल्यूशन। यानी पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। कक्ष की बात करें, जिस मार्ग पर वो चक्कर लगाती है कक्ष कहते हैं। कक्ष आप जान ही रहे हैं। कक्ष की आकृति दीर्घवृत्ताकार होती है, इसको पहले आप पढ़ चुके हैं। घूर्णन की गति देखिए, चाहे घूर्णन की गति बात हो चाहे रिवोल्यूशन की बात हो, दोनों गति वेस्ट टू ईस्ट ही होती है। स्पीड की बात कर लेते हैं, इसकी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और टाइम पीरियड लगता है 365 से ही 1/4 दिन। यानी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 से ही 1/4 दिन लगता है, और उसकी स्पीड की बात करें 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यह चक्कर लगाती है। इससे प्रभाव क्या पड़ता है? दिन और रात की अवधि में अंतर, है ना? जो परिक्रमण काल है या परिभ्रमण काल है, इसी की वजह से दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठंडी, गर्मी, बरसात जो आती है किसके कारण आती है? उसके अक्ष पर नहीं, रिवोल्यूशनरी पीरियड के कारण से। एक फैक्ट और याद रखिएगा, जो दिन और रात की अवधि में अंतर होता है वो क्यों होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होना। पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री न झुकी होती तो स्थिति क्या होती? या तो रात ही रात होता या तो दिन ही दिन होता। आगे हमने बात कर लिया था प्रेसेशन की, घूर्णन करते हुए पृथ्वी की शंक्वाकार गति की। इसका टाइम पीरियड लगता है लगभग 26,000 वर्ष, और 26,000 वर्ष के कारण जलवायु परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।